नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, हर रोज हम अपने घरों, स्कूलों, दुकानों या दफ्तरों से कितना सारा कचरा बाहर फेंक देते हैं। अनाज और दालों के बचे हुए हिस्से हों, बिस्किट के खाली पैकेट, टूटे हुए खिलौने या फिर पुराने जूते चप्पल, ये सब मिलकर कूड़ा या कचरा बन जाता है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि डस्टबिन में जाने के बाद इस कचरे का आखिर होता क्या है? इसका संग्रहण कैसे होता है और अंतिम निपटान तक इसका सफर कितना दिलचस्प है? आइए कचरे के इस पूरे सफर को आज के इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं। अच्छा, इस विषय में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक बेहद अहम सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हमारे घरों या आस पड़ोस से कई दिनों तक कचरा ही न हटे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, चारों तरफ भारी गंदगी फैल जाएगी, भयंकर दुर्गंध उठेगी और बीमारियां पनपने लगेंगी। एक स्वस्थ जीवन जीना तो लगभग असंभव हो जाएगा। सफाई कर्मचारी तो नियमित रूप से कूड़ेदानों को खाली कर देते हैं, लेकिन इसके बाद ये सारा कचरा जाता कहाँ है? क्या इस पूरे कचरे को व्यवस्थित करके कुछ ऐसे पदार्थों में बदला जा सकता है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो? सच कहूं तो कचरा प्रबंधन की इस पहेली को सुलझाना बहुत जरूरी है। और मजेदार बात यह है कि इसकी पहली सीढ़ी हमारे अपने घरों से ही शुरू होती है। अब देखिए, कचरे के सही निपटान का जो सबसे अहम मोड़ है ना, वो वहीं आ जाता है जहां से कचरा पैदा होता है। और यहीं पर नीले और हरे कूड़ेदानों का असली महत्व सामने आता है। आजकल नगरपालिकाओं ने कचरा अलग अलग करने की जो सुविधा दी है, उसमें रंगों का ये अंतर महज दिखने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। नीले कूड़ेदान में वो कचरा जाता है जिसका पुनः उपयोग या रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातुएं और कांच। वहीं दूसरी ओर हरे कूड़ेदान का इस्तेमाल रसोई के कचरे और पेड़ पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट के लिए होता है। हरे कूड़ेदान की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें मौजूद कचरे को अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो वो पूरी तरह से गल जाता है। इस तरह अगर हम कचरे को शुरुआत में ही 2 हिस्सों में बांट लें तो आगे की पूरी प्रक्रिया बहुत आसान और असरदार हो जाती है। तो डिब्बों में छटाई के बाद जो कचरा किसी भी तरफ से दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं बचता, उसका असली सफर यहाँ से शुरू होता है। इस कचरे को शहर से दूर बड़े और निचले खुले इलाकों में ले जाया जाता है, जिन्हें भराव क्षेत्र या लैंडफिल कहा जाता है। यहाँ इस अनुपयोगी कचरे को अच्छे से फैलाकर उसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी परत बिछा दी जाती है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जब ये भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है ना, तो कई बार इसके ठीक ऊपर एक शानदार पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है। मतलब जो चीज शुरुआत में बस गंदगी का एक बड़ा सा ढेर थी, उसे सही तरीके से और सुनियोजित ढंग से समाज के लिए एक बेहतरीन और उपयोगी जगह में बदल दिया जाता है। एक और नजरिया है जिस पर बात करना जरूरी है। अक्सर गलियों में कचरा बीनने वाले लोगों या बच्चों को देखकर समाज का नजरिया थोड़ा अलग ही होता है, लेकिन स्रोत सामग्री से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। जी हाँ, ये लोग कचरे के ढेरों में से काम की चीजों को अलग करने का बेहद जरूरी काम करते हैं। वे असल में छटाई और रिसाइकलिंग की सबसे पहली कड़ी हैं। जिस कचरे को समाज पूरी तरह से बेकार समझकर बाहर कर देता है, उसमें से उपयोगी चीजें छांटकर वे न सिर्फ कचरे का बोझ कम करते हैं, बल्कि अनजाने में ही सही संसाधनों को बचाने और पर्यावरण की रक्षा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं। चलिए, अब जरा वापस अपने हरे कूड़ेदान वाले कचरे की ओर चलते हैं। आपको पता है, प्रकृति के पास अपना खुद का एक जबरदस्त रिसाइकलिंग सिस्टम है। रसोई के कचरे, सूखी पत्तियों और जंतु अवशिष्टों को जब मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो वे प्राकृतिक रूप से गलकर बेहतरीन खाद बन जाते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। लेकिन विज्ञान और प्रकृति के तालमेल ने इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, जिसे वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहा जाता है। इसमें लाल केंचुओं का विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। ये नन्हे जीव कचरे को बहुत ही तेजी से और शानदार तरीके से उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदल देते हैं। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल समाधान है, जो दिखाता है कि प्राकृतिक कचरे से कितनी उपजाऊ और कीमती चीज बनाई जा सकती है। लेकिन जहाँ एक ओर ये अच्छे तरीके हैं, वहीं हमारी कुछ रोजमर्रा की गलत आदतें बहुत ही जहरीले नतीजे भी दे रही हैं। जैसे प्लास्टिक का निपटान आज एक बहुत ही विकट समस्या बन चुका है। वजह साफ है, प्लास्टिक को कंपोस्टिंग के जरिए कम हानिकारक पदार्थों में नहीं बदला जा सकता। वो बस गलता ही नहीं है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया गया गर्म खाना तो सीधे तौर पर हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है।
और कचरे या प्लास्टिक को जलाने की आदत, वो तो और भी खतरनाक है। जलने पर प्लास्टिक बेहद हानिकारक गैसें छोड़ता है। और अगर सूखी पत्तियों की बात करें, अक्सर लोग पत्तियों के ढेरों को जला देते हैं। इससे जो धुआं और गैसें निकलती हैं, वो सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों के प्रदूषण जितनी ही खतरनाक होती हैं। इससे न सिर्फ हमारी शुद्ध हवा नष्ट होती है, बल्कि हम उस बहुमूल्य सामग्री को भी राख कर देते हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट खाद बन सकती थी। खैर, इन गंभीर चुनौतियों के बीच आइए एक ऐसी सकारात्मक और आसान आदत की बात करते हैं जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जा सकता है, और वो है कागज का पुनःचक्रण। घर में पड़े पुराने समाचार पत्र, इस्तेमाल हो चुके लिफाफे और पुरानी पत्रिकाएं, ये सिर्फ कचरा नहीं है। इन्हें रिसाइकल करके फिर से नया कागज बनाया जा सकता है। संसाधनों को बचाने का ये बेहतरीन तरीका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही छोटी पर जरूरी बात ध्यान रखने लायक है। हर तरह के कागज का पुनःचक्रण नहीं हो सकता। चमकदार या प्लास्टिक की परत चढ़े हुए कागज को रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सही तरीके से रिसाइकल करने के लिए ये तकनीकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष यही निकलता है कि कचरा प्रबंधन सिर्फ नगर पालिकाओं या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है। इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। जाते जाते एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज से ही हम अपने घर के कचरे को कैसे कम कर सकते हैं और जिम्मेदारी से उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? क्या बाजार जाते समय प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला साथ ले जाया जा सकता है? क्या घर के कचरे को सख्ती से नीले और हरे कूड़ेदान में अलग अलग डाला जा सकता है? क्या सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय उनकी वर्मी कंपोस्टिंग की जा सकती है? यकीन मानिए, ये छोटे छोटे व्यक्तिगत कदम एक बड़े और स्वच्छ बदलाव की नींव रख सकते हैं। इस विषय पर सोचना और अपनी आदतें बदलना सच में बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।